नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे 36 आरक्षण पास भू कानून की आज। उत्तराखंड में एक बार फिर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भू कानून को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस भू कानून बनाकर लोगों से जरूरत से ज्यादा जमीन वापस भी ले लेगी। वहीं हरीश रावत के इस दावे पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। भाजपा का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस की सरकार बनने का केवल ख्वाब देख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी भी सरकार के इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग का दबाव बना रहे हैं। वहीं इसी बीच उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की एक बड़ी मांग राजभवन ने पूरी कर ली है। दरअसल उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% 36 आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। राजभवन की मंजूरी के बाद राज्य आंदोलनकारियों को इस संबंध में शासनादेश जारी होने का इंतजार है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होगा। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की सशक्त भू कानून लागू करने की मांग फिर तेज हो गई है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भू कानून को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस भू कानून बनाकर लोगों से जरूरत से ज्यादा जमीन वापस भी ले लेगी। वहीं हरीश रावत के इस दावे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस की सरकार बनने का केवल ख्वाब देख रहे हैं। हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में सशक्त भू कानून लागू क्यों नहीं किया? देखिए, माननीय हरीश रावत जी एक प्रखर नेता हैं और मैं समझती हूँ कि जब भी वो कोई बयान देते हैं तो बड़ा सोच समझ के देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आएगी तो पहले तो उन्होंने अगर लगा दिया, क्योंकि जनता उनको वोट अब देने नहीं जा रही है। दूसरी बात, जब उनकी सरकारें थी, दो बार उनकी सरकारें बनी, तो तब उन्होंने ये निर्णय लेने का काम क्यों नहीं किया? तब तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे, तब तो वो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे, तब उन्होंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। तब भी उनको इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। आज जब सरकार धामी जी की सरकार बेहतर काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, अभी आपने देखा होगा आंदोलनकारियों का भी हमारा 10% 36 आरक्षण देने का काम किया, तमाम उन अन्य क्षेत्रों में काम करने का काम कर रही है जहां तक अभी तक विकास की कोई किरण पहुंचने का काम नहीं हुआ था। और सरकार बेहतर काम कर रही है, उसी को लेकर के आज माननीय हरीश रावत जी कभी तो वो पीठ थपथपाने का काम करते हैं सरकार की और कभी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं अक्षरशः सहमत हूँ माननीय रावत जी की बात से। आज प्रदेश का हर एक नागरिक जो है सख्त भू कानून मांग रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा स्लोगन होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास लैंड बैंक है ही नहीं। हमारे वहाँ बड़े बड़े नेता गाल तो बजाते हैं कि जिला बनाएंगे और बहुत सारे जिले गिना देते हैं, लेकिन जिले बनाने के लिए कहाँ आपके पास जमीन रह गई? दफ्तर बनने होंगे, कोर्ट बनने होंगे, अस्पताल और स्कूल बनने होंगे, आवासीय परिसर बनने होंगे, सभी अधिकारियों के लिए आपको और उनके बच्चों के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। तो इतनी जमीन आपके पास कहाँ रह गई है? और जो कह रहे हैं हिमाचल की तर्ज पर हमें सख्त भू कानून मिलना चाहिए, मैं एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहती हूँ कि हिमाचल ने तो समय रहते अपनी जमीन बचा ली। उनके पास तो बहुत जमीन बची हुई है क्योंकि उन्होंने कानून समय रहते बना दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गर्माता जा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और वहीं इस बीच उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों
और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। 6 महीने तक विधेयक के सभी विधिक एवं तकनीकी पहलुओं को अध्ययन करने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्यानुकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्यानुकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ जिन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग, तपस्या और बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे, और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्यानुकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो अधिकार हैं, अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज प्राप्त हो और उसको के लिए विधेयक लाया गया है, और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को मान लिया उसको भेजा गया था महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा। उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ये कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग आंदोलनकारियों की कोई नहीं तो थी नहीं। लगातार इस मांग के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे। एक बार नहीं, कई बार उनको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा, और 10% क्षैतिज आरक्षण को उनको कांग्रेस की सरकार में पहले से मिलता ही था, लेकिन एक याचिका के कारण उनका ये अधिकार समाप्त हो गया था। और जब विपक्ष के दबाव के बावजूद जो है सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। और फिर जब विधानसभा में ये बिल पारित हो गया, उसके बाद भी आप देखिए कि लंबे समय तक इसको टाल के रखा, लेकिन अब सरकार इसको अधिक टालने की स्थिति में नहीं थी। बहुत देर से राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में मोहर लगी है, और अब देखते हैं कितनी जल्दी इस पे शासनादेश जारी होता है, क्योंकि सरकार हर मामले को कहीं न कहीं पे लटका के रखती है। और राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य बना। और आज आप राज्य का हिसाब किताब उठा करके देखें तो आंदोलनकारियों के हक में जो भी फैसले लिए हैं कांग्रेस की सरकारों ने लिए हैं। भाजपा ने तो हमेशा राज्य आंदोलनकारियों के मामलों को लटकाने में दिलचस्पी दिखाई है। कुल मिलाकर हरीश रावत ने एक बार फिर अपने बयान से सशक्त भू कानून के मुद्दे को गरमा दिया है। वहीं राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन गतिमान है। सवाल ये है कि क्या आगामी सरकार राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो क्षैतिज आरक्षण पास हो चुका है। अब भू कानून को लेकर कहीं ना कहीं हरीश रावत ने एक बयान जो दिया, उसके बाद से ये चर्चा का विषय बन गया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन पिशाली जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेषपाल सिंह बिशी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और लुशुन टोडरिया जी, सह संयोजक मूल निवास संघर्ष समिति से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शेषपाल जी से करते हैं। शेषपाल जी, हरीश रावत जी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भू कानून जो एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड राज्य के लिए रहा है, और उसका जिक्र अब छेड़ दिया क्योंकि क्षैतिज आरक्षण हो गया। अब भू कानून पर भी बात होनी चाहिए, धीरे धीरे हो सके तो राजधानी पर भी बात होनी चाहिए। हालांकि ये तो बात का विषय, फिलहाल भू कानून पर बात करते हैं। क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए यशी जी, हरीश रावत जी ने वही बात कही है जो इस राज्य की आंदोलनकारी शक्तियां
विपक्ष और राज्य की जनता लंबे समय से कह रही है। भू कानून की मांग तो यहाँ लगातार उठ रही है और प्रवासी उत्तराखंडी से तमाम राज्य की जनता इस मामले में कई बार सड़क पे आ चुकी है, लेकिन सरकार के कान में जो नहीं देख रहा। और भू कानून इस राज्य को कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था एनडी तिवारी जी के दौर में, जब हमने यहाँ पर जो है 500 वर्ग गज जमीन तक जो है खरीदने का नियम बनाया था कि जो लोग यहाँ पर राज्य में रह रहे हैं तो 500 वर्ग गज तक जमीन लेंगे, एक मकान बनाएंगे, यहाँ रहेंगे। लेकिन खंडूरी जी की सरकार ने उसमें संशोधन किया और 250 वर्ग गज तक उसे प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन 2018 में इन्हीं की सरकार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत बड़ा फेरबदल किया भू कानून में और उसको जो है बिल्कुल ओपन कर दिया किसी के लिए भी कि ये राज्य में जो जितना है जमीनों की बंदरबांट करे, लूटपाट करे। और जो है आज देख लीजिए कि आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़। तो भू कानून तो बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक जमीनों की बंदरबाट जो है बंद नहीं होगी। और आप देख लीजिए जितनी अनुमतियां दी गई है यहाँ, वो सबसे ज्यादा नित्यानंद स्वामी जी के दौर में या उसके बाद 2018 के बाद जो अनुमतियां मिली है बिल्कुल बेतहाशा तौर पे। अब जमीन तो कहीं बची ही नहीं है तो उनको बचाना तो पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर हम हिमाचल से भी कड़ा भू कानून लाने की पक्षधर है, क्योंकि हिमाचल ने तो शुरुआत में ही जो है भू कानून ला करके अपनी जमीनों की रक्षा कर दी थी। लेकिन यहाँ तो अब जमीनें जो है सारी बांटी जा चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर जो जमीनों में जिनको नहीं जाना चाहिए था, जरूरत से ज्यादा लोगों को दे दी गई है, तो उनको वापस भी लेना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर राज्य आंदोलनकारियों की जो भावना थी, ये उत्तराखंड के लोगों की जो भावना थी राज्य गठन के पीछे, निश्चित तौर पर हम इससे आगे बढ़ेंगे। और हम तो भाजपा सरकार से ही मांग कर रहे हैं, आप अभी प्रचंड बहुमत से प्रदेश की सत्ता में है, आप ही भू कानून लागू कर दो। क्योंकि आपने जो कमेटी बनाई थी भू कानून के लिए सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में, उसकी सिफारिश आई हुई भी लगभग 2 साल हो गए। हम अगस्त में बैठे हैं और उन्होंने भी सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी जेसी जी, उसके बाद भी आप उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या दिक्कतें हैं। और शुरू से इस सरकार पे भू माफिया और खनन माफिया के हाथों में खेलने का आरोप लग रहा है। और जिस तरीके से आज राज्य की स्थितियां हैं, ये आरोप बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं जेसी जी। और जहां तक राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग है, ये बिल्कुल वाजिब मांग थी। लगातार हम इसकी मांग कर रहे थे, आंदोलनकारी इसके आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे थे और बहुत विलंब से एक सही निर्णय सरकार ने लिया है। और अब मेरी सरकार से करबंद मर्द विनती है कि तत्काल इस पर शासनादेश जारी हो। अब कहीं भी जो है इस मामले में और हिलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि देखने में जैसा आ रहा है कि फैसले हो जाते हैं, जो है अध्यादेश को मंजूरी भी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी शासनादेश जारी होने में लंबा समय लगता है। इसके लिए अब दोबारा से किसी संघर्ष की जरूरत ना पड़े और जितनी जल्दी शासनादेश जारी होगा तभी इसका लाभ जो है राज्य आंदोलनकारियों को मिल पाएगा। और देखने वाली बात होगी कि भर्तियां कितनी निकलती हैं, क्यों जब नौकरियां निकलेंगी तभी इसी आरक्षण का लाभ होगा ये सीधी, वरना तो फिर आप कानून बनाते रहिए, घोषणाएं करते रहिए और उसका लाभ अगर संबंधितों को नहीं मिलेगा तो उसका क्या लाभ। देखते हैं सरकार इन सब मुद्दों पर कितनी गंभीरता दिखाती है। और जहां तक राजधानी गैरसैंण की अभी आप बात कर रही थी कि मांग करें, तो आदरणीय हरीश रावत जी कल वहां पर उपवास में बैठे रहे सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि भाई गैरसैंण की उपेक्षा मत कीजिए, गैरसैंण का जो सम्मान है, गैरसैंण के पक्ष में जो आंदोलनकारियों की जनता की भावना है, उसके पक्ष में तत्काल निर्णय दीजिए। ठीक है, लोचन तोररिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संघर्ष समिति से, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। ठीक है, वापस आने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से कनेक्ट करते हैं। दीपक रावत जी, हाँ यासी जी बोलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? भू कानून एक बड़ा मुद्दा आंदोलनकारियों का रहा है और जाहिर है कि यूकेडी के लिए भी होगा। यासी जी, 1 जनवरी 2024 जब इस साल की शुरुआती हो रही थी, तो देहरादून में दीनदयाल उपाध्याय के पार्क में सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल था जिसने साल के शुरू होते ही सख्त भू कानून और मूल निवास से
संबंधित एक सख्त कानून की बात इस प्रदेश में कहा, और उसी का ही परिणाम था कि मुख्यमंत्री जी को 5 जनवरी को इसी साल 2024 5 जनवरी को खटीमा में एक रैली के दौरान बोलना पड़ा कि यदि इस प्रदेश को कोई सख्त भू कानून और मूल निवास कोई देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी देगी। अब आइए आरक्षण के मुद्दे में। क्या विडंबना है यशी जी कि जिस प्रदेश में पहले ये प्रदेश मांगने के लिए आंदोलन चल रहा था, तभी तो हमने केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से इस प्रदेश को अलग पृथक राज्य की मांग करी थी, तब तो ये बनता था कि चलिए आंदोलन की जरूरत है। अब कितने बेशर्मी देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, अब मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की, कि अब जब 10% क्षैतिज आरक्षण हो रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। अरे इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। 7 साल से ये इस प्रदेश में राज कर रहे हैं, 10 साल उनको हो गए क्षैतिज आरक्षण मांगते हुए। क्या आंदोलन कर, उसमें भी आंदोलन की जरूरत है? मतलब जिन्होंने इस पृथक राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, अपना खून बहाया, अपना समय गवाया, अपने जीवन का बहुमूल्य समय सड़कों पे बिता दिया, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी कुछ किया है प्रदेश बनाने के लिए। लेकिन आप देखिए, आज 2 बार की सत्ता इनके पास थी, अभी 7 साल से इस प्रदेश में शासन कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी 10 साल बाद 10% का क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आंदोलन करना पड़ रहा है। अब आइए देखिए, चलो यशी जी मूल निवास के ऊपर। अब मूल निवास की एक चीज हमें माननी पड़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, इनको समझ में आना पड़ेगा, इस प्रदेश में तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक मूल निवास अस्तित्व में नहीं आएगा। क्योंकि मूल निवास और सख्त भू कानून दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा तो ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस, दोनों 2 बार इस प्रदेश में राज कर चुके हैं, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अब देखिए यासी जी, मान लीजिए कि कल अगर सख्त भू कानून आ जाता है तो ये कौन डिसाइड करेगा वो सख्त भू कानून किसके लिए है, किन लोगों में प्रभावित होगा, कौन लोग उसके दायरे में आएंगे और कौन लोग उसके दायरे से बाहर होंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम बाहरी लोगों को अतिरिक्त भूमि लेने से रोकना चाहते हैं। तो यासी जी जरा इनसे पूछिए, वो भीतरी और बाहरी का जो मापदंड है वो कौन सा मापदंड है? ये किस बेसरमी के साथ मंचों में आके बोलते हैं? जब तक इस प्रदेश में मूल निवास सतत भू कानून तब तक लागू सही ढंग से नहीं होगा जब तक मूल निवास की परिभाषा। चलिए ठीक है दीपक जी, वापस आएंगे, जरा सबकी प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर विस्तार से बातचीत करेंगे दीपक जी। तभी ये सख्त भू कानून सही ढंग से प्रदेश में लागू हो सकेगा। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है। उदित घड़ियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी उदित घड़ियाल जी। एक बड़ी कह सकते हैं समस्या है भू कानून को लेकर कि भू कानून सख्त नहीं है, राज्य में न जाने कहां से लोग आकर बसते चले जा रहे हैं, और जो उत्तराखंड के लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं, और भू कानून कहीं ना कहीं सख्त होना बहुत बड़ी जरूरत आवश्यकता है इस समय उत्तराखंड के लिए। जैसे कि दीपक जी कह रहे थे कि मूल निवास भी उतना ही जरूरी है, दोनों चीजें सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बात करनी चाहिए। क्या कुछ कहना है इस पर? यशी जी देखिए, भू कानून कहां पर लागू करना चाह रहे हैं हम अब 2024 में आकर के? पहाड़ पे लागू करना चाह रहे हैं या मैदानी क्षेत्र में लागू करना चाह रहे हैं? हरीश रावत जी का एक बयान आया, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जिनकी जमीन ज्यादा होगी उनसे जमीन ले ली जाएगी और लैंड बैंक बनाया जाएगा। तो यानी कि जो हरिद्वार और जो तराई के किसान हैं जिनके पास 500 एकड़ जमीन है, जो कि मूल पहाड़ी 60 बीघे, जवाब लूंगी, रुक जाइए, 60 बीघा से ऊपर नहीं रख सकता एक मूल पहाड़ी, जिन्होंने इस पहाड़ के राज्य को बनने के लिए बलिदान दिया, वो तराई के या हरिद्वार के फार्मर्स से लिया जाएगा जिनके पास 400 एकड़ है, 200 एकड़ है, 1000 एकड़ है, 500 एकड़ है, बेनामी है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग बहुत लेट कर चुके हैं। पहाड़ में, ये सारे प्रवक्ता मेरे से सहमत होंगे, पहाड़ में संपूर्ण रूप से पूरे देश के लोग ज्यादातर बस चुके हैं, उन्होंने जमीनें ले ली हैं, उन्होंने अपने किसी ना किसी उसमें अपना उसका कन्वर्ट करा करके ले लिया है। ये कानून उस दिन बनना चाहिए था जिस दिन पहली सरकार बनी थी और एनडी तिवारी जी बने थे, फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बने थे, उस समय ये लागू हो जाना चाहिए था।
अब अगर हम लाते हैं, देखिए, या तो बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए, सेल पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए, लेकिन सेल पे ब्लैंकेट बैन के लिए आपने ऑप्शन दे दिया अब कि अगर आप होटल लगाना चाहते हैं, आप रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है और आपको ये करना पड़ेगा। तो मेरा मानना, हमारा मानना यह है, देखिए, कृषि भूमि पहाड़ पे बुरी तरीके से खत्म हुई है, बहुत बुरा हाल हुआ है। खास तौर से पिछले 10 साल में हम लोग किसानों के साथ खेत में काम कर रहे हैं, वो 2-2 4-4 नाली के रह गए, वो किसान नहीं होते, उतने में तो घर बनते हैं देहरादून में या और जगहों पे। मेरा आज भी मानना है कि अगर कोई बड़ा होटल रिजॉर्ट बन रहा है, कुछ ऐसी चीज इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसमें उन लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए जो वहां के लोकल भूमि वाले हैं। अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे, अब इस समय देखिए बहुत बड़ा एक फर्क आएगा। जिसकी बिक चुकी है वो तो अपना लेके निकल गया, उसने ऋषिकेश, हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल कहीं ना कहीं अपना घर बना लिया है। जिसकी नहीं बिकी है वो इस समय डेस्परेट है, क्योंकि पहाड़ पे ऐसा कहीं कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं, सारी सरकारें लगी हैं, स्रोत नहीं है आमदनी का। बहुत छुटपुट आपको दिखेगा कि एक रिजॉर्ट चल रहा है, किसी के बगीचा सेब का चल रहा है, किसी का खुमानी का चल रहा है। ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो बड़े रूप में हमने देखना है, 40% के करीब की जनता अभी भी पहाड़ पे है। अगर उनको हमें बचाना है तो या तो कंप्लीट ब्लैंक वो लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए सेल के ऊपर, या जो भूमि बनी है और जिसपे कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है उसमें उन भूमि जो मालिक हैं भूमि की, उनकी हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं लोशन टोडरिया जी, और हमारे साथ यहाँ पर नवीन प्रशाले जी हैं, उनका भी रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं 36 आरक्षण पास भू कानून की। आज चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टोडरिया साहब, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। रोशन टोडरिया जी की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही। ठीक है, उनकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज उनकी आवाज को फिक्स करिए। नवीन प्रशाले जी, देखिए बहुत सारे आरोप हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत पर, तो खासकर कि उन्होंने भू कानून को जब उसमें संशोधन किया जिसकी वजह से और दुर्गति हो गई, पहले भी उतना सशक्त नहीं था, उसको और सख्त करना था उन्होंने, और उसको हिला हवाली करी। और इस तरीके से जो बात निकल कर सामने आ रही है कि भू कानून शुरुआत में ही बन जाना चाहिए था जब पहली सरकार आई थी 2024 में। अब अगर वो सख्त भी होता है तो कैसे होगा? जैसे कि अभी उदित जी यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे थे, दीपक रावत जी ने भी सवाल खड़े किए, क्या कुछ कहना? और हरीश रावत के बयान पर भी देखिए यशी जी, हरीश रावत जी का बयान जहां तक है, हरीश रावत जी के बयान पर जो उदित जी से उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया लैंड बैंक कैसे छीनेंगे लोगों की जमीन। हरीश रावत जी को हमेशा चर्चा में आने का शौक है, कभी मौन व्रत धारण करेंगे, कभी उलझुल बातें करेंगे। हरीश रावत जी को इस प्रदेश की जनता ने एक मौका दिया था और बहुत अच्छा मौका दिया था, और जब इस प्रदेश में परमानेंट सरकार आई, तो वो भी कांग्रेस की आई थी, एनडी तिवारी जी की सरकार आई थी। उस वक्त केवल 500 गज खरीदेंगे, 400 गज खरीदेंगे, एक उलझुल जो जियो पर काम कर रहे थे तिवारी जी, और वही क्षैतिज आरक्षण का भी काम उन्होंने गवर्नमेंट के आदेश से जो होता है उस पर करने की कोशिश की। तो आप देखते हैं कि 1700 लोगों की नौकरियां अटकी पड़ी थी। लेकिन हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री हर काम को परमानेंट तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अगर क्षैतिज आरक्षण का किया तो वो प्रॉपर कानून बन गया है। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद राज्यपाल महोदय के पास गया, और उसके बाद उन्होंने सारे परामर्श लेके, जो कानूनी परामर्श होते हैं ताकि कोई गलती ना निकले, उसके बाद इसको साइन किया। अब ये कानून की शक्ल ले चुका है और यहाँ पर काम शुरू होगा। अब बात है भू कानून की, बात कर रहे हैं। भू कानून के लिए कमेटी का गठन किया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भू कानून और मूल निवास पर हम एक अच्छा सा अध्यादेश लाएंगे, और यहाँ पर जमीन की बंदरबांट ना हो, इसलिए एक एंट्रीम ऑर्डर दिया गया है कि यहाँ पर कृषि और उद्यान के नाम पर कोई जमीन नहीं खरीदी जाएगी। तो ये हमने सब इन जो समस्याएं हमारी थी, हमारे प्रदेश की थी, राज्य आंदोलन कानून ने जो अपना
अपनी शहादत दी और लोगों ने अपना त्याग बलिदान के बावजूद ये राज्य अपने अस्तित्व में आया, और उसकी जो समस्याएं थी वो अभी भी 23-24 साल तक वैसी रहेगी। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार उन समस्याओं पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है और हर एक समस्या को मतलब बिल्कुल परमानेंट तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल रही है। आज 37 आरक्षण पर निकला, अगली बार मूल निवास और भू कानून पर निकलेगा, और एक सशक्त भू कानून इस राज्य को हमारी सरकार देगी। ये मैं सभी से कहना चाहता हूं। जहां तक बात विपक्ष की है, वो तो हमेशा राजनीति करेंगे, उनका काम है राजनीति करना, लेकिन जो उत्तराखंड की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। ये आवश्यकता भी तो आप अपने हिसाब से ही डिसाइड कर रहे हैं ना। हाँ शिषपाल जी, बस 2 मिनट दीजिएगा। आवश्यकता भी तो आप अपने हिसाब से ही डिसाइड कर रहे हैं। आपको जो सही लग रहा है आप कर रहे हैं। यूसीसी कानून आपको लाना था, आप ले आए, लेकिन एक राजधानी नहीं दे पाए उत्तराखंड को। भू कानून को सख्त करना है, ये एक बड़ी मांग है। 37 आरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही थी, ऐसा तो है नहीं कि आजकल की मांग है और आपने बस आज ही आके पूरी कर दी, ये भी नहीं है। और आप ये बात खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी वर्तमान सरकार काम कर रही है, इससे पहले की जो 2 बार आपकी सरकार आ चुकी वो विफल रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने काम नहीं किया। इट मींस आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें यशी जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी लेते हुए, वर्तमान में ये बहस हो रही है, मैं वर्तमान में कह रहा हूं कि हमारी जो अभी की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं ये इस बात को स्वीकार नहीं। देखिए नवीन जी कान उल्टे तरीके से पकड़ लेने से कोई फायदा नहीं है ना। मैं आप जो बात घुमा के कह रहे हैं मैं वो सीधे सीधे कह रही हूँ, फर्क सिर्फ इतना है। मेरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ वो तो सुन लीजिए, वो जरूरी है सुनना। आप ये कह रहे हैं बात वर्तमान की हो रही है, बात वर्तमान की नहीं हो रही है। ये 24 सालों का दंश है जो जनता 24 साल से झेल रही है। अभी तक जनता को वो सारी चीजें मिली ही नहीं है जिसकी वजह से राज्य अलग हुआ था। तो ये समस्या आजकल की नहीं है, ये समस्या 24 साल से चलती आ रही है। जो मैं कहने वाला हूं उसको पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, मैं ये दावे के साथ करता हूं कि अभी की सरकार सभी सरकारों से बेहतर है, चाहे वो भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो। वर्तमान भाजपा सरकार है वो सबसे उत्तम सरकार है। आप देख सकते हैं हर मामले में हर मुद्दे को सुलझाने का काम किया, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं। नवीन जी देखिए यही तो बात है ना, आप घुमा के कह रहे हैं, मैंने सीधे सीधे कहा, बात वही कह रहे हैं आप। शिषपाल जी ठीक है वापस आते हैं। शिषपाल जी, भाजपा के प्रवक्ता अपनी सरकार को जितना मक्खन लगा सकते थे उन्होंने लगाने का प्रयास किया, लेकिन जो वास्तविक सवाल है उनसे नहीं बच सकते। और मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता जिसमें उदित जी ने भी कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा, साहब जमीनें किससे छीनेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम जमीन जो है सबसे छीन लेंगे, हम उनसे जमीनें वापस लेंगे जिन्होंने जो है राज्य के कानून का उल्लंघन किया होगा, जिन्होंने बाहर से आकर के हरीश जी तो कह रहे हैं जिसके पास ज्यादा जमीन है। शिषपाल जी अपने शीर्ष नेता के बयान पर टिके, उनके बयान पर टिके ना, वो कह रहे जिसके वो सुनिए, आप उस बयान को क्यों तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं? बयान को अक्षरशः बोलिए। आपके नेता बोल रहे हैं कि जिनके पास अधिक जमीन होगी उससे छीनी जाएगी, उससे ली जाएगी, उनसे जिनको जो है भतीजा के लोगों की। तो आप हरीश रावत जी के बयान का खंडन कर रहे हैं। आप हरीश रावत जी के बयान का नहीं खंडन कर रहे हैं। जैसे आप बात घुमाकर कह रहे थे वैसे ही वो उनके मन की बात बता रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है। तो ये मन की बात है जो सुनाई नहीं दी किसी को। हरीश रावत जी के बयान का खंडन शिषपाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। नवीन जी प्लीज। जो कहना बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है कि राज्य से बाहर के लोगों ने जो यहाँ पर बेतहाशा जमीन खरीदी है, राज्य के कानून का अतिक्रमण किया है, और 12.5 एकड़ एक किसान के पास, हमारे प्रमुख किसान के पास भूमि हो सकती है। भूमि जरी कानून में भी आपने बदलाव किया है, और कोई उद्योग के नाम पर, अन्य नाम पर कितनी ही जमीन यहाँ पर ले सकता है, ये नहीं चलेगा। और जिन्होंने बेतहाशा जमीन खरीदी है तो उनसे वापस लेंगे। राज्य का हक नहीं मरने देंगे भाई। अगर इससे किसी को मिर्ची लगती है तो लगे, और राज्य के लोगों की, यहाँ के निवासियों की जो जमीनें हैं वो उनका अधिकार है, उनको थोड़े ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन आप जो अपने शहरों को बाहर से लेकर के आए हैं, उनको जो आपने परमिशन दी है, बेतहाशा जमीनें जो उन्होंने खरीदी है, तो ये नहीं चलेगा आपकी तरीके से। और जब तक यहाँ के उद्योगों में कांग्रेस अगला चुनाव हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़ेगी, ये बता दीजिए जाते जाते। लोगों की हिस्सेदारी अगर फिक्स नहीं होगी, उनके हक अगर सुरक्षित नहीं होंगे, तो हम आपकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे।
और आप इसीलिए दिल बिला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपकी दुखती रग पर चोट किया है। उन्होंने जो है राज्य के जो लोग हैं, कांग्रेस अपनी रग को संभाल ले, वही काफी है शिवपाल जी। बुलंद करने का काम किया है। अरे उठा करके देख लीजिए भू कानून की समिति ने क्या कहा। क्या कहा आपकी भू कानून की समिति ने? आपके रगों में जो मवाद भर रहा है, जो मवाद बह रहा है, उसको संभालो पहले। भू कानून की मैं ये पूछ रहा हूँ कि हरीश रावत जी अगले चुनाव का नेतृत्व करेंगे उत्तराखंड में? से जुड़ी हुई संस्थाओं हरीश रावत जी अगले चुनाव का नेतृत्व करेंगे, बताइए। बयान का खंडन तो आपने कर नवीन दिया। प्रशाली जी और शिषपाल जी रुक जाइए। तो ये बंदरबाट नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है शिषपाल जी। के हक को नहीं मरने देंगे। और आपके पेट में मरोड़ उठती है तो उठे, लेकिन हम लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे और यहाँ के हक हकूकों के लिए लड़ते भी रहेंगे। शिषपाल जी देखिए, विडंबना है ना, जब सत्ता में होते हैं तो गरीबों का हक लूट लेते हैं, उसके बाद जब विपक्ष में बैठ जाते हैं तो कहते हैं गरीबों का हक लूटने नहीं देंगे। बड़ी समस्या है ये उत्तराखंड की। क्या नहीं, यशी जी, पहला भू कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आई। जो इतिहास है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। और हमने पहली सरकार में भू कानून लेकर के आया, जिसे ये जुलूम बता रहे हैं कि 500 वर्ग जमीन तक जो है खरीद सकते थे मकान बनाने के लिए। भाजपा तो कह रही है कि पहले की जो है सरकार ने ये लॉजिकल कमेटी बनाई गई थी। एक सेकंड नवीन प्रशाली जी रुक जाइए जरा। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि डिबेट शो में बैठे हैं। नवीन प्रशाली जी प्लीज। लुशन टोडरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको आवाज मिल रही है टोडरिया साहब? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, फाइनली आ रही है, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरीश रावत जी के बयान पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि हरीश रावत जी जब खुद मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कड़ा भू कानून क्यों नहीं बनाया, क्यों उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव नहीं लाए? ये ड्रामेबाजी, एक दिन का उपवास गैरसैंण में कब तक चलेगा? साल में एक दिन उन्हें भू कानून की बात अब याद आ रही है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो कड़ा भू कानून नहीं लाए। उन्होंने अपने बच्चों को, खुद तो वो हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर वो अपने खुद की इच्छा से चुनाव लड़ रहे हैं। जवाब रुकेगा। अपने बच्चों को भी उन्होंने हरिद्वार से चुनाव लड़ा रहे हैं, फिर एकदम से उनके अंदर पहाड़ का प्रेम एक दिन के लिए जाग जाता है। उन्होंने पूरे मुख्यमंत्री काल में भू कानून की बात नहीं करी, जल जंगल जमीन बचाने की बात नहीं करी, और एक दिन की सियासत ड्रामेबाजी वो कर रहे हैं। मतलब पुष्कर सिंह धामी जी और हरीश रावत के बीच में उत्तराखंड की जनता को फुटबॉल बना दिया गया है। मजबूत भू कानून के मुद्दे पे उलझाया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी ने भी अगस्त 2023 में घोषणा कर दी थी पुष्कर सिंह धामी जी ने कि यहाँ उत्तराखंड में मजबूत सशक्त भू कानून लागू होगा। कमेटी बनी, कमेटी की कमिटमेंट नहीं थी नहीं तो उलझा दिया मामला। मूल निवास पे भी हरीश रावत जी को स्टैंड स्पष्ट तो करते नहीं अपना। कल हमारी टीम के लोगों ने जब उनको वहां घेरा, जब वो गैरसैंण के पास पहुंचे, हमारी संघर्ष समिति की टीम ने वहां घेरा, उनसे स्टैंड पूछा तो कल भी गोलमोल जवाब देने लग गए। तो ये जो एक दिन की सियासत ड्रामेबाजी है, एक दिन का उपवास का जो ये ड्रामा है, हरीश रावत जी का पहाड़ प्रेम एक दिन के लिए क्यों जागता है? जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो पहाड़ प्रेम कहाँ चले गया था? वो उत्तराखंड प्रेम कहाँ चले गया था? जब तब उनके पास मौका था, उनके पास विपक्ष सत्ता पक्ष के विधायक थे, वो विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाते, गैरसैंण स्थायी राजधानी की भी घोषणा कर देते, प्रस्ताव लाते। आज आपको गैरसैंण की पीड़ा जाग रही है, तब गैरसैंण की पीड़ा क्यों नहीं जाग रही है आपकी जब आप मुख्यमंत्री थे? प्रस्ताव विधानसभा में। ठीक है टोडरिया साहब, जरा शिषपाल जी से जवाब ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं आपके पास। शिषपाल जी। यशी जी, गैरसैंण को राजधानी बनाने की दिशा में सबसे कदम किसने उठाया, जरा मैं पूछना चाहूंगा। पहली कैबिनेट की बैठक टेंट में, पहली जो है विधानसभा टेंट में कांग्रेस पार्टी ने आयोजित की, जब वहां पर एक ईंट नहीं थी। आज जो दिव्य भव्य भवन वहां पर आप विधानसभा का देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और हरीश रावत जी ने राज्य के भू कानून में संशोधन नहीं किया। 2018 में अभी थोड़ी देर में नवीन जी कहेंगे गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किसने किया। फिर ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्रेडिट लेने की होड़। वो कहेंगे हमने घोषित कर दिया, आप कह देंगे हमने पहल की। अभी तक ये चल रहा है एम्स किसने बनाया, उत्तराखंड राज्य अलग कैसे हुआ, इसमें भी कांग्रेस बीजेपी आधा आधा क्रेडिट लेके घूम रही है अपना अपना। भू कानून की मांग होती है और हम शुरू दिन से उसका समर्थन करते हैं।
अगर धामी जी की सरकार अपने वादे पे खरा उतरती है और कड़ा दीपक जी, भू आऊंगी मैं कानून आपकी बात लाती है तो हम रखिएगा। सबसे पहले उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप ही ने जो भू कानून के समय आई है उसी की सिफारिश को 2 साल हो गया लगभग, आपने ठंडे बस्ते में डाला हुआ। तो कहाँ आप जो है राज्य की जन भावना का सम्मान करते हैं? और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का, राज्य की जनता की भावना का सम्मान किया है। भले ही गलतियां हमारे से भी हुई होंगी, लेकिन जब जब समय आया हमने उन गलतियों में भी सुधार किया। और इसीलिए हम कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, हम कड़ा भू कानून लाएंगे, हिमाचल से भी कड़ा भू कानून लाएंगे। और राज्य के बाहर के लोगों ने जो बेतहाशा जमीनें यहाँ पर खरीद ली है, निश्चित तौर पर हम राज्य के कानून के दायरे में उसको लाएंगे। और अगर वापस लेनी पड़ेंगी तो वो जमीनें भी निश्चित तौर पर हम वापस लेंगे। तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या गलत कह रही है? देर से कहा, ये सही कहा। अगर जो है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, और हम अगर सरकार, उसको भूला कहते हैं, अगर हम सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं और सरकार को कड़ा भू कानून लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है राज्य के लोगों की भावना के अनुसार, चाहे वो मूल निवास की मांग हो, चाहे वो भू कानून की मांग हो, उस पर सरकार कदम कब आगे बढ़ाएगी इसका हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, दीपक रावत जी। याशी जी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जरा इनसे पूछिएगा, ये रायपुर में आजकल जो नया विधानसभा भवन बना रहे हैं, किसके लिए बन रहा है? ये प्रस्तावित जो सरकार ढूंढने में लगी हुई है, ये कौन सी राजधानी बन रही है अब? ये विषय तो इसी ये अगर इन्हीं की बातों में विश्वास किया जाए, गैरसैंण में ये कौन सी ग्रीष्मकालीन ले जा रहा है या शीतकालीन वहां चल रही है, इसका विषय तो अलग है। और जो डिफेंस कॉलोनी में जो विधानसभा भवन बन रखा है उसको रहने दीजिए। अबे रायपुर में जो अधिग्रहण चल रहा है भूमि का, वो किसने चल रहा है? मतलब आप देखिए, वो बसंतकालीन है, जब बसंत आएगा तब वहां पे सत्र होगा। हाँ, वो बसंतकालीन राजधानी बनेगी। उसका विरोध तो कांग्रेस कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी किसी बात को उसका जवाब देता बन रहा है। ये दोनों ही राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल जो बने हुए हैं, सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का वो यही है यासी जी, कि दोनों राष्ट्रीय दल जो है ये सिर्फ छद्म धारण करते हैं जब इस तरह का कुछ माहौल होता है। अब 3 दिन देखिए, अब 3 दिन का इनका वहां अधिवेशन चल रहा है, एक दिन तो अब उपवास में निकल जाएगा, बाकी के 2 दिन कौन से काम करेंगे? यासी जी, पूजा छोटी हो या बड़ी हो, हमारे पहाड़ में कहावत है, बर्तन पूरे लगते हैं। यानी अगर आप सेशन 3 दिन का करो या 30 दिन का, प्रशासन को उतना ही काम करना पड़ेगा। लेकिन देखिए विडंबना, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कि 3 दिन का शासन करने में चली वहां जाने को तैयार है, सिर्फ रस्म अदायगी। पर विषय ये नहीं है। विषय ये है, मैं अब जिस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं, कि जो जनता को जिस तरीके से भड़काया जा रहा है, जनता को जिस तरह से मुद्दों में उलझाया जा रहा है, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां ये काम कर रही हैं। हम ये कह रहे हैं, मैं अभी तक इन सब में ये मानने को तैयार नहीं है, क्या अगर उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि बिना मूल निवास के सख्त भू कानून अस्तित्व में आ ही नहीं सकता, क्या ये गलत कह रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल? पर ये मूल निवास की बात नहीं कर रहे, ये बाहरी की बात कर रहे हैं, भीतरी की बात कर रहे हैं। तो भैया आप ये बताइए तो सही, कौन बाहरी है? कब से वो बाहरी हो जाएगा, कब से वो इस प्रदेश का हो जाएगा, ये तिथि कब घोषित होगी? ये जो नवीन प्रशाली जी, ठीक है, रुकेगा नवीन प्रशाली जी। जी ऐसे जी, मेरे भाई यूकेडी के पूछ रहे हैं कि मूल निवास और भू कानून का क्या वो है। मैं समझता हूं कि बात उनकी काफी हद तक सही है, पूरक है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि जब डिसाइड करना होगा क्या होगा कैसे होगा तो उसमें मूल निवास की भी भूमिका रहेगी। इसीलिए हमारी सरकार दोनों कानूनों पर एक ही साथ विचार कर रही है, एक ही साथ काम कर रही है। और कोई भी चीज जब होती है तो 1 दिन का नहीं होता काम, 2 दिन का नहीं होता, ये 1-2 साल का समय इसमें लगता है, क्योंकि हर एक पहलू पर हर एक का विचार किया जाता है ताकि इसमें कोई गलत ना हो, कोई गलती ना निकले। हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हर पहलू पर इससे विचार कर रही है और विचार करके एक सशक्त भू कानून और मूल निवास यहाँ पर उत्तराखंड को बहुत जल्दी दिया जाएगा। और जहां तक बात है भूमि अधिग्रहण की बात भी इन्होंने की, तो भविष्य में सरकारों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए भूमि अधिग्रहण भी करना पड़ता है। तीसरा सवाल, शिषपाल बिष्ट जी ने कहा कि हमने वहां पर विधानसभा भवन बनाया, भव्य और दिव्य बनाया। वो भव्य और दिव्य विधानसभा भवन बनाने में जो घोटाले हुए, कांग्रेस वहीं तक सीमित थी। कांग्रेस का कोई इरादा कभी भी वहां पर राजधानी बनाने का नहीं रहा। हमारी सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और आज सत्र भी हमारी सरकार चला रही है। धीरे धीरे वो और बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि मेरा एक सवाल है, ये आपका ये जो कमेटी वाला हिसाब किताब है ना, ये थोड़ा सा डिफॉल्टिंग है।
मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस जिसकी कमेटी बनाई वो कमेटी पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाती है, उसके बाद उसका जिक्र ही नहीं होता। पलायन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मुझे याद है वो पलायन की वजह ढूंढते ढूंढते खुद ही देहरादून में बैठ गए। कोई मतलब ही नहीं है कि पलायन क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, अभी तक पता ही नहीं चल पाया किसी को। उसके बाद वापस अगर हम बात करते हैं इसकी, आपने भू कानून की कमेटी बनाए हुए कम से कम 2-3 साल हो गए, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। ये तो आज हरीश रावत जी ने बात कर दी, भले ही मैं चर्चा में आने के लिए की हो, लेकिन उन्होंने बात कर दी तो भू कानून फिर से शुरू हो गया। तो आपने भी कमेटी का जिक्र कर लिया, वरना कमेटी का कुछ अता पता नहीं। एक सेकेंड नवीन प्रशाली जी, आपने 4-5 कमेटियां बना रखी हैं अलग अलग मामलों को लेकर, और वो कमेटियां कहाँ हैं भगवान जाने, वो रिपोर्ट किसको सौंप रही है नहीं पता। सिर्फ धीरे धीरे जब कोई आकर उस पर आंदोलन कर देता है, कोई चर्चा कर देता है, तो वो कमेटी का जिक्र हो जाता है, फिर उसके बाद वो कमेटी वापस ठंडे बस्ते में चली जाती है। और ये आप माने नहीं माने 100% सच्चाई यही है, 100 की 100% सच्चाई है ये। क्षैतिज आरक्षण की कमेटी बनी थी, रिपोर्ट दी, कानून लागू हो गया। क्षैतिज आरक्षण की पीठ थपथपा रहे हैं आप इतने दिनों से। राज्य आंदोलनकारियों से पूछिए जाके पहले कि कितने लंबे समय से उनको आंदोलन करना पड़ा। आज आप करके दे रहे तो अब आप इतनी पीठ थपथपा रहे हैं कि क्षैतिज आरक्षण के ऊपर बात ही नहीं कर पा रहे। हमारी सरकार को करना पड़ा, पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया? हरीश रावत जी जो अरे कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस बैठी है ना आज विपक्ष पे, 2 बार से बैठी हुई है ना विपक्ष में, कांग्रेस ने नहीं किया। अरे आप तो करिए, आपको मौका दिया, आप करिए। तो फिर कर रहे तो, जब कर रहे तो आप बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो उसको? जब कर दिया तो हम बोलेंगे तो सही, हम बोलेंगे तो सही, हमने किया, हमारी सरकार ने किया उसको। उदित गडियाल जी, सरकार ने कमेटी बनाई यूपीसी के लिए। शीशपाल जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। उदित गडियाल की टिप्पणी के बाद मैं शीशपाल जी आपके पास आती हूँ प्लीज। उदित गडियाल जी, आरक्षण का बन गया तो हमारी सरकार हर कमेटी पर एक गंभीर रिपोर्ट देती है, उसके बाद करती, ताकि कोई गलती, कोई नुकसान उसका भविष्य में ना हो। याशी जी देखिए, भू कानून की बात चल रही है, सख्त भू कानून की बात चल रही है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं ये भू कानून कहां पर लागू होगा। क्या ये शहरी क्षेत्रों में लागू होगा? ऐसा नहीं है, किसी भी शहरी क्षेत्र में भू कानून नहीं लागू होगा। ये कृषि योग्य भूमि के लिए है। क्या आप में से किसी को यह पता है कि नगर निगम, नगर इकाई बढ़ते जा रहे हैं, उनका विस्तार होता जा रहा है, और ये किस तहत हो रहा है? इसमें गेम है बहुत तगड़ा, जिसमें कि हर शहर में निकाय का विस्तार हो रहा है भूमि का। तो जैसे जैसे विस्तार होगा वो कृषि भूमि नगर निगम, नगर निकाय क्षेत्र में बढ़ती जाएगी, और आपकी जो भूमि, जो कानून है, जो खरीद नहीं सकते थे, वो खुल जाएगा रास्ता, आपको वो खोल दिया जाएगा। ये धीरे धीरे चल रहा है। मेरी सभी पार्टियों से, सभी प्रवक्ताओं से ये निवेदन है कि इस पे जरूर विचार करें। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, मैंने पौड़ी में देखा है, नैनीताल में हो रहा है। तोरड़िया साहब 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, रुकिए। आप ये देखिए, देहरादून के आसपास नगर निगम क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। ये जो कृषि भूमि है ये सब नगर निगम में आती जा रही है। नगर निगम में कोई लिमिट नहीं है जमीन खरीदने वालों की, बाहर से आगे, कहीं से भी आगे खरीद सकता है। देहरादून में 5,000 गज, 2,000 गज, 3,000 गज, चाहे वो महाराष्ट्र से आए, चाहे कहीं से आए। 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। संपूर्ण बैन, नगर निगम क्षेत्र पहाड़ में नहीं बढ़ना चाहिए। गांव में गांव वालों को नहीं मालूम है कि वो नक्शा कहां से कराएंगे। ये बहुत सारे करप्शन के रास्ते खुलते हैं कि अरे आपका तो मकान ऐसा बना है, आपका तो ये पास नहीं होगा, वो पास नहीं होगा। बहुत थोड़े से लोग हैं पहाड़ पे, बहुत थोड़े से, उनको भी अगर हमने भगाना है और बाहर से लाना है तो ये हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र लिमिटेड होने चाहिए। मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे आप लोग सब गंभीरता से देखें, विचार करें, उसके बाद एक नया कानून आए जो वाकई लगे कि पहाड़ जिसने अपनी कुर्बानी दी है वो उन लोगों के लिए कानून बनाए। बिल्कुल, नवीन प्रशाले जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले टोडरिया साहब अपनी बात को पूरा करिए फटाफट। देखिए, मैं उदित गडियाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो ये नगर निकाय की बात कर रहे हैं ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जो गांव हमारे जो पंचायत में जो होते थे, वो गांव अगर नगर निकाय में शामिल हो रहे हैं तो सीधा ये बात है कि ये जमीनों के लिए खुले रास्ते खुल जाते हैं वो नगर निकाय में आने के बाद उन गाँवों में। तो जमीनों की खरीद फरोख्त वैसी हो रही है। एक और बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं
कि भू कानून के लिए हम काम करेंगे, भू कानून के लिए हम कमेटियां बना रहे हैं, जो हम भी जानते हैं कि ठंडे बस्ते पे डालना है तो कमेटी बना दो। परंतु दूसरी ओर लगातार गांवों को नगर निकाय, नगर निगमों, नगर पालिकाओं में शामिल किया जा रहा है, जिस वजह से जमीनों की खरीद फरोख्त को जो बंदरबाट है वो एक बहुत ही बड़े स्तर पे हो रहा है। तो एक और ये बोल रहे हैं भू कानून लागू करेंगे भविष्य में, पर दूसरी ओर ये नगर निकाय, गांवों को नगर निकाय में शामिल कर रहे हैं। तो ये साफ साफ बताता है कि ये जो गांवों को खत्म करने की कोशिश है, क्योंकि गांव जो नगर पालिका या नगर निगम में शामिल हो रहा है तो सीधा सीधा वहां की जमीन खुली छूट है। जो भू कानून में जो पेंच डाला गया था, जो संशोधन किया गया था, वो एक बड़ा पेंच ये भी है कि नगर निकाय में जो भी गांव शामिल हो गया, जो भी क्षेत्र शामिल होगा, कोई भी व्यक्ति वहां जमीन खरीद सकता है। इसलिए हम लगातार कहते हैं कि भू कानून मूल निवास में ये जो नगर निकाय का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म करना पड़ेगा। ये हमारे गांवों को भी खत्म कर रहा है। और नगर निगम में जो नगर निगम बनता है, नगर पालिका बनती है, तो ये किसी गांव वाले के लिए नहीं बनती, ये आम जनता के लिए नहीं बनती, ये सिर्फ ठेकेदारों के लिए बनती है। सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों के लिए कई कॉन्सेप्ट है। आप अभी देखिए श्रीनगर नगर निगम बन जाएगा तो सिर्फ ठेकेदारों के पौबारा हो जाएंगे, और जो शामिल होंगे गांव वाले उनको हाउस टैक्स देना पड़ेगा, तमाम तरह के टैक्स लगेंगे गांव वालों पे, और कुछ नहीं रह जाएगा। उनकी भूमि पे जो क्रय विक्रय होगा वो पूरा का पूरा खुली छूट हो जाएगी। तो नवीन प्रशाली जी जवाब देंगे, उसके बाद शीशपाल जी मैं फटाफट आपके पास आती हूँ। नवीन प्रशाली जी बताइए जरा, जैसे कि अभी यहाँ पर उदित गिरियाल जी कह रहे थे कि ये जो भू कानून बनेगा वो किसके लिए बनेगा, कौन लोग हैं जिनके लिए भू कानून बनेगा? शहरी क्षेत्रों के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए, साथ ही साथ ये जो नगर निकाय और नगर निगम वाली जो समस्या बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, एक उत्तराखंडी होने के नाते उदित जी ने जो अपनी पीड़ा को भी रखा और वक्तव्य को भी रखा, मैं उससे सहमत हूं व्यक्तिगत तौर से भी। और मैं समझता हूं कि जो हमारी सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, इन सब बिंदुओं को उसमें समाहित किया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के लिए कैसे भू कानून होगा और पर्वतीय क्षेत्र के लिए कैसे भू कानून होगा। अब बात जहां पर नगर निकाय की होती है, तो जब भी किसी बाजार का या कोई ऐसी जगह होती है, उसका जब नगरीकरण हो जाता है, वहां पर फिर नगर को नगर की तरह से विकसित करना होता है, उसका रखरखाव करना, तो वहां पर नगर निकाय बनते हैं। लेकिन ये भी सही है कि बहुत ज्यादा नगर निकाय नहीं बनने चाहिए, और पहाड़ों में इस चीज की व्यवस्था किसी अन्य माध्यमों से की जानी चाहिए, और सरकार इसको देखेगी। और मैंने इसीलिए कहा कि इसीलिए समय लगता है सरकारों को किसी भी ड्राफ्ट को बनाने में, उस पर विचार विमर्श करने में, और उसको पब्लिक में लाने में समय लगने का कारण ही वही होता है कि उसमें कोई बिंदु छूट ना जाए, किसी प्रकार की गलती ना हो। तो ये अभी यहाँ पर जो स्पष्ट हुआ है कि जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं उनको चारों तरफ से देखना पड़ेगा, हर एक डायमेंशन से उनको देखने की आवश्यकता है, और हमारी सरकार उसको देखने में सक्षम है और देख रही है। मैं समझता हूं कि सरकार बहुत अच्छा भू कानून और यहाँ पर मूल निवास का कानून उत्तराखंड की जनता को देगी। ठीक है, शीशपाल जी। देखिए जैसे जी, जो ये निकायों का सीमा विस्तार का आइडिया था, ये त्रिवेंद्र जी की सरकार का था, और उन्होंने जो है इसका बेतहाशा तरीके से सीमा विस्तार किया था। और ये बात बिल्कुल सही है कि निकायों में इसीलिए सीमा विस्तार हो रहा है जिससे भूमाफिया को लाभ हो सके, और ये गलत है। निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और हम शुरू दिन से इसका विरोध कर रहे थे। हम कह ही रहे थे कि भाई इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। इस तरीके से अगर सीमा विस्तार होगा तो जो भू कानून में जो पेच है उसका लाभ इनको मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये भी देखा जाना चाहिए, और ये जो सवाल उठे हैं ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, ये राज्य के हक में है, और इसमें तो बात बढ़नी थी, सरकार पे को इस पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे ये कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता के साथ 10% क्षैतिज आरक्षण हमने दिया, महिला आरक्षण हमने दिया, कांग्रेस की सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया, तो मैं याद दिला दूं 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को पहले से ही मिलता था। वो एनडी तिवारी जी की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को दिया था। बाद में हाईकोर्ट में एक रिट याचिका आ गई थी जिसके कारण उनका ये अधिकार छिन गया था, और आपकी सरकार ने उसकी ढंग से पैरवी नहीं, जिसके कारण उनके उस अधिकार को मिलने में इतना लंबा समय लगा। ये किसी से छुपा नहीं है। और जहां तक महिला आरक्षण की बात है, कांग्रेस की सरकार में मिलता था, पहले से मिलता था भाई। आपने प्रॉपर उसको कानून बनाने की प्रक्रिया क्यों नहीं की? उससे क्या, आपने एक डीओ के माध्यम से उसको लागू करने की कोशिश की, या भी नहीं अच्छी तरह से। लेकिन जो है याचिकाएं आ जाती है, कई चीजें सामने आ जाती है, मांगे हाईकोर्ट भी सोच समझ करके ही निर्णय लेता है। और निश्चित तौर पर जो है जो हक पहले से मिला था
वही हक दोबारा किसे दिया गया है? आपने कोई कद्दू में तीर नहीं मारा है। आप अगर उस दायरे से आगे बढ़ते, आपने 10% का 20% आरक्षण कर दिया होता तो हम कहते कि आपने कुछ नया किया है। आपने अगर महिला आरक्षण की सीमा बढ़ा दी होती तो हम कहते आपने कुछ नया किया है। आपने तो कुछ नया किया नहीं। हाँ, आप शिवपाल जी, दुनिया भर के विचार कांग्रेस के हो सकते हैं, लेकिन उसको मूर्त रूप देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन हमारी सरकार ने किया, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। सोनिया गांधी जी भी कहती थी, सोनिया गांधी जी भी कहती थी कि महिलाओं को चलिए आरक्षण ठीक है देने का सपना शीशपाल राजीव जी, गांधी शीशपाल जी देखते हैं कि बीजेपी इस क्या अपनी ही सरकार में से लागू कर सकती है। फिलहाल ये देखना होगा। और हरीश रावत जी ने जिस तरीके से बयान दिया तो जाहिर है कि ये मूल निवास और इसका मुद्दा जो है वो काफी हावी हो गया। फिलहाल इस पर सरकार क्या करती है देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे 36 आरक्षण जिस तरीके से सरकार ने मंजूर कर लिया है और अब 36 आरक्षण 10% का मिलेगा राज्य आंदोलनकारियों को, तो वहीं अब भू कानून की मांग बहुत तेजी से उठने लगी। हालांकि उत्तराखंड में जिस तरीके से अब जमीनों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया, उसके हिसाब से लगातार कहा जा रहा था कि भू कानून को सख्त करना चाहिए। हालांकि सरकारों ने पहले इस ओर ध्यान नहीं दिया और अब इस पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।